हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है, और थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है। बट एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स तो आप जानते हो, विच इज नॉट स्टैटिक, जो स्थितिक नहीं है, मतलब गतिक अवस्था में, उसके अपन बात करेंगे। केमिकल से मतलब यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें अपन करेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें किस तरह से पहला स्टेप होता है, किस तरह से सेकंड स्टेप होता है, पहला पद द्वितीय पद किस हिसाब से होता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में अपन देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया का वेग, जो कि 11th क्लास में भी पढ़ाया था मैंने आपको इसकी डेफिनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक आपको 11th क्लास का यहाँ पे यूज भी होने वाला है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा था बट फिर भूल गए, या कोई स्टूडेंट है जो नया जुड़ा है अपने यहाँ पे 12th क्लास में। तो मैं पहले इसमें इस चैप्टर के अंदर जो 11th क्लास की जो चीजें काम में आएगी पहले लेक्चर में, वो आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें अपन बात करेंगे, हमें एक रिक्वायरमेंट होगी मॉल की। तो आप जानते हो मॉल का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो पदार्थ के मोल के फॉर्मूले के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, या फिर इसी को अपन एक और नाम देंगे यहाँ पर एक्टिव मास। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम 11th क्लास में इसको पढ़ते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक एक्टिव मास, ठीक है। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? हम कहते हैं 1 लीटर विलियन में निश्चित ताप पर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्टिव मास, ठीक है। तो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी लिख देता हूं। नंबर ऑफ moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter solution, in 1 liter solution at fixed temperature is called concentration, ठीक है। और एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते थे किससे,
एक्टिव मास को अपन लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ए को लिखना है तो ए का एक्टिव मास इस तरह से अपन लिखेंगे, बी का एक्टिव मास लिखना है बी का ऐसे लिखेंगे, सी का एक्टिव मास लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये एक्टिव मास हो गया। फिर अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में अपन बात करेंगे तो देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अपन इसको इरेज करने वाले हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है तो दो बात होती है। ठीक है, मान लीजिए R से P बन रहा है, जहां पर R क्या है, रिएक्टेंट है, यानी कि क्रियाकारक है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रियाकारक, क्रिया को करने वाला। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। P का मतलब यहां पर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हिंदी में। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन में शॉर्ट में RXN लिख रहा हूं, बाकी REACTION रिएक्शन लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट होती नहीं है तब प्रोडक्ट तो होता नहीं है, केवल क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जैसे मान लो मैं कोई लकड़ी है उसको जलाने वाला हूं, अब लकड़ी के जलने के बाद राख बनेगी, तो राख क्या होगी, मेरी प्रोडक्ट, और लकड़ी क्या है, रिएक्टेंट। तो जब तक मैंने लकड़ी को जलाया नहीं तब तक मेरे पास राख है क्या, नहीं है, जीरो। तो प्रोडक्ट तो मेरे पास क्या है, जीरो। और रिएक्टेंट शुरुआत में क्या होता है, 100%, 100%। जब तक मैंने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, लकड़ी को आग नहीं लगाई, तब तक मेरे पास जो भी कुछ है ओवरऑल कितना है, 100% है। और वो क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट है, लकड़ी है। जैसे मैंने आग लगाई, तुरंत लकड़ी ने जलना स्टार्ट किया, थोड़ा लकड़ी जल करके राख में बदल गई, फिर थोड़ा और जल के राख में बदल गई, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, ये तो होता है कम, डिक्रीज होता है। ठीक है, कौन, रिएक्टेंट। और जैसे मेरे पास लकड़ी थोड़ी सी जली, मान लीजिए इतना बड़ा लकड़ी का मेरे पास पीस है वुड का, उसमें से इतना सा पीस जल गया, तो ये किस में बदल गया, ऐश में, यानी कि राख में। तो जितना ये कम हुआ उतना ये क्या हो जाता है, ज्यादा, मतलब इंक्रीज। तो स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, जिस हिसाब से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन तेज हो रही तो तेजी से वर्क होगा, अगर रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट इंक्रीज ग्रेजुअली होता रहेगा। तो यहां पर बेटा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, क्या होता है, चेंज, कौन, कॉन्सेंट्रेशन। और यहां पर भी क्या होगा, चेंज होगा, किस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन में होगा। भाई कैसे चेंज हुआ, देखो यहां पहले जीरो थी, जीरो से क्या हुआ, इंक्रीज। यहां पे क्या था पहले 100%, 100% से क्या हुआ, डिक्रीज। तो चेंज तो हुआ ना, कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम हो, क्लियर है। चलो अब जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ तो इसमें कोई ना कोई टाइम भी लगा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए टी टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, देख इसका फॉर्मूला समझो डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन concentration
ऑफ, अब ये चेंज किसी में भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी कंसिडर कर सकते हो आप और प्रोडक्ट का भी कंसिडर कर सकते हो। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन टू चेंज, क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, हिंदी में अगर बोलें तो इसे क्या कहते हैं अपन, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन टू बी चेंज, तो अपन क्या कहेंगे इसको डेफिनेशन में जब लिखेंगे तो द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन टू बी चेंज इज नॉन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये इसकी यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखो प्यारे बच्चों, यूनिट होगी इसकी, ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन नीचे क्या है टाइम। चलो डिसाइड करो फटाफट से, कॉन्सेंट्रेशन को किस में लिखते हो आप, मॉल पर लीटर में, टाइम को किस में लेते हैं अपन, सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मॉल पर लीटर, ये है तो ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई मॉल पर लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर आप इसे यूं भी लिख सकते हैं मॉल पर लीटर, ठीक है, 1/सेकंड, ये भी सही है, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। 11th में बहुत पढ़ा अपन ने इसको, बट अब 12th में जस्ट रिवाइज करें, इसलिए ज्यादा डिटेल में मैं नहीं देख रहा हूं इसको। ठीक, अब देखो एक और चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, इसी को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट आर ऐसे लिख दो या आर लिख दो, बराबर यहां पे आता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा सी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल प्लस या माइनस मीनिंग नहीं लेना है, प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को और माइनस रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट को। बोलो ऐसा क्यों, अभी आपने देखा था कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है, डिक्रीज होता है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो प्लस का साइन ये बता रहा है, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है आपके सामने कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो यहां पर डेल्टा सी किसको कंसिडर करोगे आप, किसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे आप, प्रोडक्ट के लोगे। अगर वहां कहीं लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, अब माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कौन से डेल्टा सी लोगे, रिएक्टेंट वाली कॉन्सेंट्रेशन को आप कंसिडर करोगे न्यूमेरिकल में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना, स्पेशली आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ गुलबर्ग एवं वागे, दो वैज्ञानिकों ने ये दिया था। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं इसको, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। 11th में अपन बहुत सारे तरीके से इसको पढ़ते हैं, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। अभी 12th में कितना सा काम आएगा ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, अकॉर्डिंग टू LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction directly proportional to multiplication of active mass of reactants। ये फॉर्मूला है। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की या सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी बन रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी और ये बैकवर्ड। रिवर्सिबल यार आपको बता दिया पहले मैंने, ठीक है। तो रेट है ना, फॉरवर्ड के लिए मैं बता रहा हूं पहले। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, देखो रिएक्टेंट इस केस में कौन है, ए और बी, तो इसके लिए हो जाएगा यहां पर के एफ एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। पहले तो ऐसे लिखेंगे हम, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डॉट बी। क्यों, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, क्रियाकारक तो ए और बी है ना, उत्पाद कौन है, सी और डी। जब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं पर अगली दिशा में अभिक्रिया जा रही है तो यहां पर ए को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था ना एक्टिव मास की फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। एक और चीज, यहां पे जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है जब अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं किसी को भी। तो यहां पर एक्टिव मास की फॉर्म में तो यहां पे जो भी होता है वो आगे चला जाता है। अगर कोई ऐसा सवाल आएगा तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो इसे आगे अपन सोल्व करते हैं तो रेट बराबर करके लिखते हैं, तो यहां पर एक के कांस्टेंट आता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है। तो अब एफ इसलिए लगाया क्योंकि ये फॉरवर्ड की बात कर रहा है, तो ए बी, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया रेट का। यही बात मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए करूं तो फटाफट से सोचो, बैकवर्ड रिएक्शन कहां, सी प्लस डी से वापस क्या बन रहा है, ए प्लस बी। तो रिएक्टेंट अब आपका ये हो गया सी प्लस डी, तो यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के और डी के कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। अब रेट बराबर इसको आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो अब के बी आ जाएगा, बी मतलब बैकवर्ड, ये सी और ये डी, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे बात करें अपन, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बढ़िया वाला, ठीक है, जिसमें आपको जैसे मान लो N1 ये 2A प्लस 3B रिवर्सिबल रिएक्शन है, 4C प्लस 5D। इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे आप क्या लिखोगे, रेट, ठीक है। रेट को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आर एफ का मतलब फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड के लिए ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और बी। बट इसमें भी एक गलती है, क्या गलती है, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज यहां पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई भी फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई में तो वो पावर में चला जाएगा, इतना सा समझ लीजिए। तो यहां 2 आ जाएगा और यहां पर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, 2 और 3 आ गया। ऐसे अगर मैं आर बी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, सी की पावर 4 और डी की पावर क्या आ जाएगी, 5। ये लिखना आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।